वो महामंत्री के महल में आती है। वो महामंत्री के पास जाकर सुंदरबन राज्य के महाराज आदित्य अपनी महारानी कलावती और महामंत्री के साथ बैठकर कुछ मंत्रणा कर रहे थे। महामंत्री जी, हमने और महारानी ने निश्चित किया है कि हम राजमहल को फिर से सुशोभित करेंगे। हाँ, और इस बार हम राजमहल अलग अलग प्रकार की मूर्तियों से सुशोभित करेंगे। महामंत्री जी, आप राज्य के सर्वोत्तम मूर्तिकार की खोज करके उनकी बनाई हुई कलाकृतियां प्रदर्शित कीजिए। हमें और महारानी को जिस भी मूर्तिकार की मूर्तियां पसंद आएगी, हम उसे ही और मूर्तियां बनाने को कहेंगे। अवश्य महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। महामंत्री पूरे राज्य में घोषणा करवाते हैं कि राज्य के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार अपनी अपनी कलाकृतियां लेकर राजमहल में उपस्थित हो जाएं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुंदरबन में मकरंद नाम का एक मूर्तिकार अपनी कई प्रकार की मूर्तियां लेकर आता है। वो राजमहल में जाकर अपनी मूर्तियां रख देता है और महाराज की जय हो। महाराज, मुझे पता चला कि आपके राज्य में सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार की खोज हो रही है। मैं यहाँ अपनी मूर्तियों को लेकर आया हूँ। यदि आपको मेरी बनाई हुई ये कलाकृतियाँ पसंद आती हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और कुछ नहीं होगा। महाराज आदित्य और महारानी कलावती सभी मूर्तियों को देखते हैं। फिर अद्भुत, सत्य में ये मूर्तियाँ तो कितनी सुंदर है। इन मूर्तियों को देखकर तो ऐसे लग रहा है कि वो व्यक्ति साक्षात हमारे आंखों के सामने हो। हाँ, इन मूर्तियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कभी भी जीवित हो जाएंगी और हमसे बात करने लगेंगी। महाराज, मुझे तो यही मूर्तियाँ बहुत पसंद है। हम इनसे ही सभी मूर्तियाँ बनवाते हैं। हाँ, मेरा भी यही विचार है। इस मूर्तिकार के हाथों में दिव्य कला है। आपका क्या विचार है महामंत्री जी? निसंशय ये सभी मूर्तियां बहुत सुंदर हैं, परंतु महाराज, ये मूर्तिकार किसी अन्य राज्य से आया है। मेरे विचार से हमें हमारे राज्य के मूर्तिकारों की कलाकृतियां भी एक बार देख लेनी चाहिए। उसके बाद यदि हम निर्णय करें तो अच्छा होगा। महाराज, मुझे तो इसी मूर्तिकार की कलाकृतियाँ अच्छी लग रही हैं। मेरे विचार से हमें इसी से मूर्तियाँ खरीद लेना चाहिए। ठीक है महारानी, यदि आपको इसी मूर्तिकार की मूर्तियां पसंद हैं, तो हम इसी से मूर्तियां लेंगे। सुनो मूर्तिकार मकरंद, तुम जितनी भी मूर्तियां लेकर आए हो, सब यहाँ छोड़ दो। हम इसके बदले तुम्हें अच्छा मूल्य देंगे। मेरा सौभाग्य महाराज, आपको मेरी कलाकृतियां पसंद आई, यही मेरे लिए बड़ी बात है। मूर्तिकार मकरंद अपनी बनाई हुई सारी मूर्तियाँ राजमहल में रख देता है और चला जाता है। महामंत्री को अभी भी महाराज का ये निर्णय उचित नहीं लग रहा था, फिर भी वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन महाराज आदित्य का एक मित्र गोविंद राजमहल में आता है। अपने मित्र को देखकर महाराज आदित्य बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। आओ आओ मित्र, कितने दिनों से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। बहुत समय के बाद आए हो तुम यहाँ। हाँ, कुछ कामों में इतना व्यस्त हो गया था कि आने का समय ही नहीं मिला। ठीक है, अब आए हो तो कुछ दिन रुको। हमने राजमहल को नए तरीके से सुशोभित किया है। पूरा राजमहल देख लो। ठीक है, परंतु मुझे तुमसे एक आवश्यक बात करनी थी। मित्र, बातें तो होती रहेंगी, पहले तुम राजमहल देख लो। चलो। महाराज आदित्य अपने मित्र को स्वयं पूरा राजमहल दिखाने लगते हैं। एक एक करके गोविंद सभी मूर्तियों की प्रशंसा करने लगता है। वो एक मूर्ति के सामने आता है और अचानक रुक जाता है। वो उस मूर्ति को आश्चर्य से देखने लगता है। क्या हुआ मित्र, तुम इस मूर्ति को देखकर इतना आश्चर्य में क्यों पड़ गए हो? सुंदर है ना ये मूर्ति? ये मूर्ति सुंदर तो है, परंतु ये मूर्ति मुझे मेरी पत्नी का स्मरण करा रही है। पत्नी का स्मरण करा रही है? अर्थात तुम कहना क्या चाहते हो? ये मूर्ति हूबहू मेरी पत्नी के जैसी दिख रही है। परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? ये मूर्ति तो उस मूर्तिकार ने बनाई है। मैं भी वही विचार कर रहा हूँ। वास्तव में तुमसे इसी आवश्यक विषय में बात करने आया था।
मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। हाँ हाँ मित्र, अपने मित्र की सहायता करना तो मेरा परम कर्तव्य है। बताओ क्या समस्या है। मेरी पत्नी कुछ दिनों पहले अपने मायके जाने के लिए हमारे महल से निकली थी। उसे 3 दिनों में अपने मायके पहुंच जाना चाहिए था, परंतु 10 दिन हो जाने के पश्चात भी अब तक ना तो वो मायके पहुंची है और ना ही महल वापस आई है। क्या ऐसे कैसे खो सकती हैं भाभी श्री? वही तो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तुम मेरी कुछ सहायता कर सकते हो? हाँ, मैं अभी अपने गुप्तचरों को भेजकर भाभी श्री के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता हूँ। तुम चिंता मत करो। महाराज आदित्य अपने गुप्तचरों को सूचना देने के लिए चले जाते हैं। गोविंद उस मूर्ति को ध्यान से निहारने लगता है। तभी वहाँ महामंत्री आते हैं। क्या हुआ गोविंद महोदय, आप इस मूर्ति को इतने ध्यान से क्यों देख रहे हैं? महामंत्री जी, पता नहीं क्यों, परंतु ये मूर्ति मेरी पत्नी की है। यही मेरा मन बार बार कह रहा है। इसकी आंखों में देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये मुझसे कुछ कहना चाह रही है। वैसे कौन था वो मूर्तिकार जिसने ऐसी अद्भुत मूर्ति बनाई है? किस राज्य का रहने वाला है? उसके विषय में किसी को कुछ पता नहीं है गोविंद महोदय। वो उस दिन अपनी कलाकृतियां दिखाने यहाँ आया और महारानी को उसकी सभी मूर्तियां पसंद आ गई। फिर उससे कुछ पूछताछ करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ, परंतु सुना है कि वो अभी इसी राज्य के सीमा के अंदर है। मुझे तो वो मूर्तिकार कोई रहस्यमय लगता है। मैंने भी महाराज से कहा था कि पहले हम इसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, परंतु महाराज को मेरी बात उचित नहीं लगी। फिर गोविंद उस मूर्तिकार मकरंद के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए अकेले ही चला जाता है। प्रजाजनों को उस मूर्तिकार के विषय में पूछते हुए आखिरकार गोविंद उस मूर्तिकार के घर तक पहुंच जाता है। उसके घर में कुछ अद्भुत मूर्तियां रखी हुई होती हैं। आइए, आपको किस प्रकार की मूर्ति बनवानी है? मुझे कोई मूर्ति नहीं बनवानी है, मुझे तो एक मूर्ति के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है आपसे। अच्छा, किस मूर्ति के विषय में? कुछ दिनों पहले आपने महाराज आदित्य के राजमहल में जो मूर्तियां दी थी, उनमें जो सबसे सुंदर स्त्री की मूर्ति है, आपने वो मूर्ति कैसे बनाई है? किसी स्त्री का चेहरा देखे बिना आप उसकी इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बना सकते हैं? ये तो मेरे हाथों की कला है महोदय। ये सत्य में आपके हाथों की कला है या कोई माया? ये आप क्या कह रहे हैं महोदय? आप मेरी कला का ऐसा अपमान नहीं कर सकते हैं। मैं तुम्हारा अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उस मूर्ति की सत्यता तुमसे पूछ रहा हूँ। मैंने उस मूर्ति को पहले देखा है। गोविंद की ये बात सुनकर मकरंद थोड़ा चौंक जाता है। आपने इसे कहाँ देखा है? मैंने तो इसे पहली बार बनाया है। वो मेरी पत्नी की मूर्ति है। पिछले कई दिनों से मेरी पत्नी लापता है। मुझे संदेह है कि तुमने उसे कहीं छुपा कर रखा है और उसकी मूर्ति बनाई है। शीघ्र मेरी पत्नी कहाँ है ये बताओ, नहीं तो मैं महाराज आदित्य से तुम्हारे विषय में बता दूंगा कि तुम मायावी हो। तुम महाराज को मेरे विषय में बताओगे? कैसे? तुम यदि यहाँ से बाहर जा सके तो मेरी सत्यता बता सकते हो ना? इसका अर्थ है कि मेरा संदेह सही था, तुम कोई मायावी ही हो। अब यदि आपको मुझ पर संदेह हुआ है तो फिर आपको मेरी सत्यता भी बताता हूँ। आप सही कह रहे हैं। मैंने आपकी पत्नी को उस दिन वन के मार्ग से जाते हुए देखा था। इतनी सुंदर स्त्री को देखकर मैंने विचार किया कि यदि ऐसी मूर्ति मेरे पास हो तो मेरी उस कलाकृति को देखकर महाराज आदित्य मेरी मूर्ति को अवश्य पसंद करेंगे। इसलिए तुमने मेरी पत्नी के जैसी दिखने वाली मूर्ति बना दी? नहीं, आश्चर्य की बात तो आगे है। मैंने अपनी विद्या से आपकी पत्नी को ही मूर्ति में परिवर्तित कर दिया। क्या मेरी पत्नी को मूर्ति में परिवर्तित कर दिया है तुमने? मैं अभी जाकर महाराज को ये सब बता देता हूँ। गोविंद पीछे मुड़ता है। तभी मूर्तिकार मकरंद कुछ मंत्र बोलने लगता है और गोविंद पर फूंक देता है। क्षण भर में गोविंद का शरीर एक मूर्ति में बदल जाता है। बड़ा आया था महाराज को जाकर मेरे विषय में सत्य बताने वाला। अरे मैं मूर्तिकार बाद में हूँ, वास्तव में तो ऐसा जादूगर हूँ जो अपने एक मंत्र से
किसी को भी मूर्ति में बदल सकता हूँ। अब महाराज को मेरे विषय में कभी पता नहीं चलेगा। अब मेरी योजना के अगले चरण के अनुसार कार्य करने का समय आ गया है। रात हो जाती है। महाराज आदित्य अपने कक्ष में सो रहे थे। अचानक मूर्तिकार ने बनाई हुई गोविंद की पत्नी की मूर्ति चलने लगती है। वो मूर्ति महाराज के कक्ष में जाकर सभी मूल्यवान आभूषण, हीरे, रत्न चुरा लेती है और चली जाती है। अगले दिन महाराज आदित्य को ये बात पता चलती है। महारानी कलावती, महामंत्री जी शीघ्र यहाँ आइए। महारानी कलावती और महामंत्री जी महाराज के कक्ष में आते हैं। क्या हुआ महाराज? हमारे कक्ष में चोरी हुई है। देखो, सारे मूल्यवान आभूषण और रत्न चुरा ले गया है वो चोर। क्या आपके कक्ष में चोरी? किसका इतना साहस है कि महाराज के कक्ष में चोरी की उसने? महाराज आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी सैनिकों से कहकर उस चोर के बारे में पता लगाता हूँ। कैसे पता लगाएंगे आप महामंत्री? अब तक तो वो चोर ये राज्य छोड़कर भाग गया होगा। महाराज, मुझे लगता है कि चोर हमारे परिचय का ही कोई होगा जिसे आपके कक्ष की जानकारी हो। परंतु ऐसा कौन हो सकता है? महाराज, हमें देखना चाहिए कि राजमहल के कौन से व्यक्ति अब महल में नहीं है। कदाचित वही चोर है। महामंत्री सैनिकों से कहकर पूरे राजमहल की जांच करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि गोविंद महल में नहीं है। महाराज, आपके मित्र गोविंद महल में नहीं है। कहीं वही तो चोरी करके तो नहीं भाग गए हैं? ये आप क्या कह रही हैं महारानी? मेरा मित्र ऐसा क्यों करेगा? महाराज, अब धन की लालसा तो किसी के भी मन में उत्पन्न हो सकती है और आपका मित्र किसी राज्य का राजा भी नहीं है। महाराज आदित्य विचार करने लगते हैं। तभी महामंत्री की दृष्टि उस मूर्ति पर जाती है। महाराज, वो मूर्ति देखिए, वो अपने स्थान से थोड़ी दूर खड़ी है। इस मूर्ति का चोरी के साथ क्या संबंध है महामंत्री? कदाचित चोरी करते जाते समय गोविंद का धक्का उसे लगा होगा और मूर्ति अपने स्थान से हिल गई होगी। कुछ समय के बाद महाराज, मैंने गुप्तचरों को गोविंद महोदय का पता लगाने के लिए भेजा था। उनका कहना है कि गोविंद महोदय ने अभी तक राज्य का त्याग नहीं किया है। मुझे नहीं लगता कि गोविंद महोदय ने चोरी की होगी और उन्हें चोरी करने की आवश्यकता भी क्या है। चोर अवश्य कोई और है। महामंत्री को महारानी कलावती की बात उचित नहीं लगती। उधर मूर्तिकार के पास एक रहस्यमयी स्त्री आती है जिसका सर घूंघट से ढका हुआ होता है। वो स्त्री मूर्तिकार को बताती है कि महामंत्री को संदेह हुआ है। रात हो जाती है और वही मूर्ति जिसने महाराज के कक्ष में चोरी की थी वो महामंत्री के महल में आती है। वो महामंत्री के पास अगले दिन, महाराज, मुझे आपको एक बहुत दुखद समाचार देना है। क्या हुआ महारानी? आप इतनी दुखी होकर मुझे क्या बताने आई हैं? महाराज, कल रात को किसी ने आपके प्रिय महामंत्री की हत्या कर दी है। हमारे महामंत्री जी की मृत्यु हो चुकी है। अभी अभी मेरी एक दासी ने मुझे इस बात की जानकारी दी है। क्या? महामंत्री की हत्या? ये कैसे हो सकता है? ये हमारे महल में क्या हो रहा है? पहले तो मेरे कक्ष में चोरी हो गई और अब महामंत्री जी की हत्या। महामंत्री मेरे निकटवर्ती थे। उनकी मृत्यु से मुझे अति पीड़ा हो रही है। मैं समझ सकती हूँ महाराज, हम सभी को महामंत्री से स्नेह था। महाराज आदित्य महामंत्री की मृत्यु के समाचार को सुनकर बहुत ज्यादा व्यथित हो जाते हैं। उनका राज्य कार्य में भी ध्यान नहीं रहता है। उन्हें बार बार महामंत्री का स्मरण होने लगता है। महाराज, आप कब तक महामंत्री जी की मृत्यु का शोक करते रहेंगे? मैं जानती हूँ कि आपको महामंत्री जी से कितना लगाव था, परंतु अब हम ईश्वर की योजना तो समझ नहीं सकते हैं ना? आपकी बात उचित है महारानी, परंतु मुझे महामंत्री की मृत्यु से अधिक पीड़ा इस बात की हो रही है कि उनकी किसी दुष्ट ने हत्या कर दी। महामंत्री कितने सज्जन थे, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था। फिर भी ऐसा कौन हो सकता है जिसे उनकी मृत्यु से कोई लाभ हो? इसका उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है महाराज। मैं तो
आपको बस इतना ही कह सकती हूँ कि आप अपने कक्ष में जाकर विश्राम कीजिए। नहीं, मैं मेरे तपस्वी गुरुदेव के पास जाकर उनसे भेंट करना चाहता हूँ। अब गुरुदेव के आश्रम में जाकर ही मेरे हृदय को शांति की प्राप्ति होगी। महाराज आदित्य अकेले ही उनके गुरुदेव के आश्रम में आते हैं। महाराज अपने गुरुदेव को साक्षात दंडवत करते हैं और क्या हुआ पुत्र? किस गहन पीड़ा से तुम्हारे हृदय में अशांति फैली है? गुरुदेव, मेरे प्रिय महामंत्री की किसी ने हत्या कर दी है। उनकी मृत्यु से किसी को क्या लाभ हो सकता है? यही विचार करके मेरे मन में कई प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। महामंत्री जितना सज्जन व्यक्ति राज्य में दूसरा कोई नहीं था, फिर भी उन्हें कोई कैसे मार सकता है? महामंत्री की मृत्यु होना ये सत्य में बहुत दुखद घटना है, परंतु पुत्र, अब तुम्हें उस विषय में नहीं अपितु अपने प्राणों के रक्षण करने के विषय में विचार करना चाहिए। अर्थात मेरे प्राणों पर भी संकट है। हाँ, और वो भी आज ही। आज की रात तुम्हें विशेष सतर्कता रखने की आवश्यकता है पुत्र। परंतु मेरी हत्या कौन कर सकता है और क्यों? और क्या मेरे प्राण सच में चले जाएंगे? सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे पुत्र। तुम यही याद रखो कि तुम्हें आज सतर्क रहना है। मैं यहाँ तुम्हारे लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करूंगा और तुम्हें महल में आकर मिलूंगा। महाराज आदित्य अपने महल में लौट आते हैं। रात को वो अपने कक्ष में सो जाते हैं। कुछ समय के बाद वही मूर्ति आती है। तभी महारानी कलावती मुस्कुराते हुए वहां आती हैं। वो महाराज के बिस्तर से चद्दर हटाती हैं और देखती हैं कि वहां महाराज हैं ही नहीं। बिस्तर पर सिर्फ गद्दे और तकिया बिछाए हुए होते हैं। ये क्या? महाराज कहाँ गए? तभी अचानक कलावती के पीछे से महाराज आते हैं और उनका हाथ पकड़ लेते हैं। महारानी कलावती महाराज को देखकर चौंक जाती है। महाराज, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। आपको क्या लगा था कि मैं बिस्तर पर था और इस मूर्ति के तलवार के वार से मेरी मृत्यु हो गई है? हाँ महाराज, मैं आप ठीक है या नहीं ये देखने के लिए ही आई थी। अच्छा, इसका अर्थ है कि आपको पता था कि मुझ पर हमला होने वाला है। महाराज आदित्य के इस प्रश्न का महारानी के पास कोई उत्तर नहीं होता। महाराज आदित्य अपनी तलवार महारानी की गर्दन पर रखते हैं और अब यदि जीवित रहना चाहती हैं आप, तो सब सत्य बता दीजिए। ये सब क्या हो रहा है? जी महाराज, मैं आपको सब सत्य बताती हूँ। मेरे प्राण मत लीजिए। मूर्तिकार मकरंद वास्तव में एक जादूगर है। उसी की जादू से ये मूर्तियाँ चलती हैं। यही मूर्ति थी जो कक्ष में आई थी और महामंत्री की हत्या भी की थी। महाराज आदित्य सैनिक को मकरंद के घर भेजते हैं और सैनिक उसे पकड़ कर लाते हैं। ये सब क्या है मूर्तिकार? हम तो आपको एक कलाकार समझ रहे थे, परंतु आप तो हत्यारे निकले। आपने महामंत्री की हत्या और मेरे महल में चोरी क्यों की? महाराज, बहुत वर्षों पहले की बात है। आपके विवाह से पहले मैं और कलावती एक दूसरे से प्रेम करते थे और विवाह करना चाहते थे, परंतु किसी कारणवश कलावती का विवाह आपसे हो गया। हम दोनों ने ये निश्चय किया था कि एक दिन हम मिलकर ही रहेंगे। मैं एक जादूगर हूँ। जब मुझे पता चला कि आप किसी मूर्तिकार की खोज कर रहे हैं, तब मैंने अपनी जादू का उपयोग करके कुछ मनुष्यों को मूर्ति में बदल दिया। वो सभी मूर्तियाँ आपको पसंद आई, परंतु महामंत्री को मुझ पर पहले से संदेह था। आपका दोस्त गोविंद, उसने अपनी पत्नी की मूर्ति को पहचान लिया और मुझसे सत्य जान लिया, इसलिए मैंने उसे भी मूर्ति बना दिया। जब महामंत्री को मूर्ति के हिलने पर संदेह हुआ, तब कलावती ने आकर मुझे सब बता दिया। फिर मैंने उसी मूर्ति के माध्यम से महामंत्री की हत्या कर दी। और अब तुम दोनों मिलकर मेरी मृत्यु का षड्यंत्र रच रहे थे। क्यों? मेरी मृत्यु से आपको लाभ था। महाराज, आपकी मृत्यु के बाद हम दोनों विवाह कर इस राज्य पर अधिकार करना चाहते थे। आप दोनों ने बहुत बड़ा अपराध किया है और इसका दंड आपको मिलकर रहेगा। महारानी कलावती को आजीवन कारावास का दंड हो जाता है। तभी तपस्वी वहां आते हैं। गुरुदेव, आज आपके कारण मेरे प्राणों की रक्षा हुई है।
तुम्हारी मृत्यु का समय अभी नहीं आया है पुत्र। उन सभी मूर्तियों को लेकर आओ, मैं उन्हें उनके वास्तव रूप को प्रदान करने आया हूँ। महाराज आदित्य के सेवक सभी मूर्तियां एक कक्ष में लेकर आते हैं। फिर तपस्वी अपने हाथ में पवित्र जल लेते हैं और कुछ मंत्र बोलते हैं। तपस्वी जी सभी मूर्तियों पर वो जल छिड़कते हैं और वो मूर्तियां अपने वास्तव रूप में आ जाती हैं। गोविंद को देखकर, गोविंद मेरे मित्र, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, परंतु मूर्तिकार ने तुम्हें मूर्ति बनाकर कैद कर लिया था। हाँ मित्र, मैंने जब अपनी पत्नी की मूर्ति देखी तब मुझे उस पर संदेह हुआ, इसलिए मैंने उसे सत्य पूछा, परंतु उसने मुझे भी मूर्ति बना दिया। अब मैं अपनी पत्नी के साथ अपने राज्य लौट जाता हूँ। गोविंद अपनी पत्नी के साथ अपने राज्य के लिए निकल जाता है। रहस्यमय मूर्तिकार की मृत्यु के बाद महाराज आदित्य सुखपूर्वक अपने राज्य का कार्य करने लगते हैं, परंतु उन्हें अपने प्रिय महामंत्री का स्मरण हर क्षण होता रहता है।